वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। तो हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब मैंने आपको बताया था, जब कोई ऐसी मार्केट हो जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करे। क्या करे? सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करे, जिससे कि वो फंड्स को मूव करा सके फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। वहां पे एक्सचेंज क्या होता है? दे एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी, जिसको हम शेयर्स और डिबेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। जब ऐसी कोई एक्सचेंज करवाए कोई मार्केट, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा था कि इसके 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स। दूसरा, इसका काम क्या होता है? फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, यानी कि कौन सी सिक्योरिटी कितने की बिकेगी वो हेल्प करता है। तीसरा, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो आपके शेयर्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। और लास्ट, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट सस्ती पड़ती है क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने कल शुरू भी किया था कि फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह की होती है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूट फंड्स को रेज करे फॉर शॉर्ट पीरियड, मे बी फॉर 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो था दैट वाज कॉल मनी, जो हमने कल पढ़ लिया था। कॉल मनी वो पैसा है जब एक बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए हो इमीडिएटली और वो दूसरे बैंक से अरेंज कर ले फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे to 15 डेज, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। और वो जो 15 दिन होते हैं उसमें ना तो कोई छुट्टी काउंट होती है और ना ही संडे काउंट होता है। और उस कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट देता है एक बैंक दूसरे बैंक को, उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, आज हमने नया टॉपिक, इसका नया इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, दैट इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हो, किसको जरूरत हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। आपने इको में एक पॉइंट पढ़ा था कि कोई भी बैंक गवर्नमेंट हो, उसको अपना अगर अकाउंट खुलवाना है तो वो किसके कहां पे खुलवा सकती है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई। अब सुनना, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक से फंड्स रेज करने हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक से फंड्स रेज करने हैं, तो क्या गवर्नमेंट अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटी पब्लिक को डायरेक्टली दे सकती है? नहीं। इंडिया में वैसे भी रूल है कि कोई भी शेयर पब्लिक तक जनरली खुद नहीं जाएंगे, बीच में कोई मीडिएटर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट का मीडिएटर कौन होता है? हमेशा गवर्नमेंट का अकाउंट सिर्फ एक ही के पास खुलता है, दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई इन द केस ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके डायरेक्ट लिंक नहीं है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक को क्या देती है? ट्रेजरी बिल, शेयर्स ही बोल सकते हैं आप। कि गवर्नमेंट जब पैसा लेती है या आरबीआई जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा रेज करती है तो वो उनसे फंडिंग लेती है। अब फंडिंग लेने की बजाय जो आरबीआई इशू करता है, उन्हें इशू क्या करता है? ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल क्या होते हैं सर? देखो सीधी सी बात है, ये पब्लिक से पैसा किसने लिया? आरबीआई। अब पब्लिक पैसा आरबीआई को दे रही है तो पैसा मांगेगी किससे? ऑब्वियसली आरबीआई से। आरबीआई कहता है कि मैं अपने विश्वास पे पब्लिक से पैसा लेके दे रहा हूं, कल को अगर गवर्नमेंट डूब गई मेरा क्या होगा? तो वो गवर्नमेंट से क्या मांगता है? आरबीआई मांगता है उनकी ट्रेजरी। ट्रेजरी समझते हो? उनका खजाना, जो गोल्ड डिपॉजिट है उनके पास, वो ले लेगा, कहेगा मैं ये अपने पास रख के आपके बिल्स पब्लिक को दे रहा हूं, पब्लिक से पैसा लेके आपको दे रहा हूं। आप जब वो पैसा चुका देंगे तब हम आपको ट्रेजरी वापसी दे देंगे और पब्लिक को पब्लिक का पैसा लौटा देंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रेजरी बिल। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई बेटा, वो तो ट्रेजरी तो उसके पास ही रहती है, उसके पास जी। अब ध्यान से समझेंगे, अब ये जो ट्रेजरी है, ये जो खजाना है, इसके अगेंस्ट में जो बिल इशू किया उसको बोला क्या? ट्रेजरी बिल। समझ आ गई बात?
गवर्नमेंट या आरबीआई जो ट्रेजरी बिल पब्लिक को देती है, ये क्या करेगी, 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल, एक बिल 1000 रुपए का होगा, मिनिमम डिनोमिनेशन देखते हैं बताया हुआ नहीं, मान लो 1000 रुपए का, जिसने जितने लेने हैं, किसी ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 5 ट्रेजरी बिल दे देंगे उसे, अब 50,000 रुपए ले लेंगे, ठीक है। अब आरबीआई जो ये ट्रेजरी बिल होता है, ये इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता, पब्लिक को क्या कह रहा है कि मैं इस पे इंटरेस्ट नहीं, इसका नाम पता है क्या होता है, दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो तो समझते हैं आप, कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे बॉन्ड जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो है, यानी कि 1000 वाला जो है आपको दिया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब आप 50,000 रुपए लगा रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्या आप पैसा लगाओगे नहीं। तो आरबीआई कहता है कि देखो इसका नाम ZCB है, इंटरेस्ट तो नहीं दे सकता, पर एक काम होता है कि ये 1000 वाला जो ट्रेजरी बिल है, ये आज आपको 940 रुपए का दे देंगे, पर जब वापसी लेंगे आपसे तब 1000 में ले लेंगे। 1000 वाली चीज आज 940 की खरीद लेते हैं, आपको दे देते हैं, 940 रुपए दो, 1000 वाला डॉक्यूमेंट ले जाओ, जब वापसी लेने आओगे तो पूरे 1000 ले लेना, जो 60 रुपए वही इंटरेस्ट वही सब कुछ है आपका, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दूंगा, इसलिए इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। दे आर इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट रिडीमेबल एट पार, अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करें तो इशू हुए डिस्काउंट पे, रिडीम हो जाएंगे पार पे। पढ़ते हैं क्या लिखा है, These are issued by RBI in India on behalf of Government of India. कौन इशू कर रहा है, RBI, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। These bills enable the government to get the short term borrowing, कह रहे इससे गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर सकती है, as these bills are sold to bank and general public, ये हम जनरल पब्लिक को भी देने वाले हैं और दूसरे बैंकों को भी देने वाले हैं। Its maturity is less than 1 year, that is from 14 days to 365 days, 14 दिन से 365 दिन तक के लिए मिलते हैं ट्रेजरी बिल। These are called zero coupon bonds, इसको ZCB जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। They are like negotiable instrument, मतलब ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आप मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। आपके पास है ना 940 का लिया था, 365 दिन के लिए मिला था, मान लो आपको 200 दिन हो गया और आपको आज पैसे चाहिए, तो आप ये मार्केट में 950, 960 या 965 जो भी रेट चल रहा है उस रेट पे बेच दो, अपना पैसा ले लो। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जब मर्जी आप चाहें इसको नेगोशिएट करके मार्केट में बेच सकते हैं। These are considered as safest investment and as these are issued by RBI। कह रहे सेफेस्ट है क्योंकि किसने इशू करा है, हमारे देश के सेंट्रल बैंक ने, एंड नहीं वो एज है बेटा, ठीक है, as these are issued by RBI। next is commercial paper। कमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा, ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट है। क्या है ये, एक प्रोमिसरी नोट जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को कह रही है कि मुझे फंड्स दे दो, बदले में आपको एक नोट लिख के दे दूंगी जिसमें मैं प्रॉमिस करूंगी कि मैं आपके पैसे इतने समय में लौटा दूंगी, और विद इंटरेस्ट होगा, जैसा भी होगा वो उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। ये देखो पहला जो था हमारा कॉल मनी, एक बैंक ने दूसरे बैंक से लिया, दूसरा आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिया, तीसरा जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से या पब्लिक से पैसा रेज करे उसको हम बोलते हैं कमर्शियल पेपर। तो देखो क्या लिखा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990, 1990 में आया था ये पहली बार। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, अनसिक्योर्ड क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी नहीं रखना हमें, प्रोमिसरी नोट है लेकिन रिटर्न में है, यानी कि प्रॉमिस टू पे होगा इसमें। इट इज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 to 12 months। सिंस कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, वहां पे कट करें, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, इट कैन बी इशूड बाय कंपनी हैविंग गुड रेपुटेशन। कह रहे क्योंकि कुछ सिक्योर्ड नहीं है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है इसके अगेंस्ट में, उसको कट करके वर्ड को अनसिक्योर्ड डिपॉजिट करें आप। चलो बेटा पढ़ो, सिंस commercial papers are unsecured deposit can be issued by company having good reputation। कह रहे क्योंकि कुछ गिरवी नहीं रखा,
तो आप सोचो एक नॉर्मल कंपनी का ये कमर्शियल पेपर बिकेगा मार्केट में? भाई आपकी कंपनी नई नई शुरू करी, आप कह रहे मेरे कमर्शियल पेपर ले लो, उसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी भी नहीं रख रहे, क्या कोई आपको पैसा देगा? सिर्फ उनको बिकते हैं कमर्शियल पेपर जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है मार्केट में। फंड्स रेज्ड टू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। कह रहे ये जो पैसा है ये आप रूटीन के खर्चों में पूरा कर सकते हैं, पर इससे कभी भी फिक्स्ड एसेट नहीं खरीद सकते, पर इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सर व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? मैं खुद बता रहा हूं आपको ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, हमारी बुक्स में भी नहीं है, पर यहाँ पे एक टर्म यूज कर देते हैं, फिर बच्चा कहता है सर ब्रिज फाइनेंसिंग होता क्या है, ध्यान से समझना बेटा। कमर्शियल पेपर जब हमने इशू करे, खुद कहा 3 महीने से 12 महीने तक के लिए पैसा मिलता है। हमारे लॉ में एक बात लिखी है कि जो पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए रेज कर रहे हैं उससे जो आप खरीदेंगे कभी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं खरीद सकते। आपने पैसा लिया 3 महीने 4 महीने के लिए और आप उससे बिल्डिंग खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि बिल्डिंग 3-4 महीने बाद आप बेचेंगे तो है नहीं, आप तो यूज करने के लिए खरीदेंगे ना उसे, या आप मशीनरी खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म का पैसा क्यों यूज कर रहे हो? बात समझे? आपने पैसा कितने समय के लिए लिया? शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीने से लेके 12 महीने के बीच के लिए, और आप फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, मतलब आप गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फंड्स का, तो ये तो यूज नहीं होने चाहिए। पर इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ब्रिज बनाएगा ये हमारे लिए, लॉन्ग टर्म फंड्स लेने के लिए ब्रिज। कैसा ब्रिज समझना, मुझे शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करने में खर्चा लगता है या नहीं? प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, ये वो बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। अब वो खर्चा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। मैंने क्या करा, कमर्शियल पेपर इशू करे, पैसा आ गया, उससे फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च करे, उससे एडवर्टाइज करा फॉर्म को, प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब वो जो प्रोस्पेक्टस इशू करके जो पैसा आया वो तो इक्विटी शेयर वालों का पैसा है ना। इक्विटी शेयर तो ओनर फंड होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, इससे बिल्डिंग खरीद लूंगा। समझे बात? तो मैंने एक फाइनेंस के लिए ब्रिज बना लिया कि शॉर्ट टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कराया, कि उस पैसे से एडवर्टाइज करके शेयर इशू करे, शेयर इशू करके जो पैसा आया उससे बिल्डिंग खरीद ली। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। समझ आ गई? आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि कोई कमर्शियल बैंक या डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं। देखो इसमें फर्क समझना, अब कौन है? अब बैंक पब्लिक से पैसा मांग रहा है, पहले में एक बैंक दूसरे बैंक से, दूसरे में क्या हो रहा था? गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक, सॉरी आरबीआई सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे पब्लिक से, अपने लिए तो नहीं मांग रहा था बैंक। तीसरे में एक कंपनी दूसरी कंपनी से, अब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक से मांग रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड, इसमें भी कुछ गिरवी नहीं रखना, आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वो इशू कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं बदले में? सर्टिफिकेट दे रहे हैं। किस चीज का? डिपॉजिट का, कि तुम्हारा पैसा मेरे पास जमा है, मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा। आपका एफडी जो है वो भी तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ही है, क्या आपका डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है कि मेरा पैसा इतना जमा है। इट इज ऑल्सो नेगोशिएबल इजीली, ये इजीली मार्केट में बिक जाते हैं अगर आप बेचना चाहें साल के बीच में। दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। द टाइम रेंजेस फ्रॉम 91 days to 1 year, ये भी वही 3 महीने से 12 महीने तक की बात हो गई इसकी भी। आगे चलते हैं, लास्ट कमर्शियल बिल। बेटा ये बहुत बार आपने पढ़ा है, अकाउंट्स में भी पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं आप इसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से गुड्स खरीद रहा है उधार में, और दूसरा कह रहा है कि मुझे श्योरिटी चाहिए कि तू कितने टाइम में पैसा दे देगा, वो कहता है ठीक है भाई एक बिल बना देता हूँ, उस पर टाइम लिख देता हूँ, साइन कर देता हूँ। अब वो बिल आप बेच भी सकते हैं मार्केट में, डिस्काउंट भी करा सकते हैं, जिसकी पेमेंट करनी है उसे बिल भी ले सकते हैं, जिसे हम एंडोर्समेंट बोलते थे। याद आया? 11th की अकाउंट्स में पढ़ा हमने। तो आप उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ट्रेड बिल्स आर accommodation bills are drawn by one business firm for
अनदर। एक बिजनेस फर्म दूसरी फर्म के लिए बना रही है। दीज आर परचेज एंड सेल्स। ये कब बनाए जाते हैं? जब आप परचेज और सेल करते हैं। फुल स्टॉप। दीज हैव शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी जनरली ऑफ 90 days। इनकी जनरल मेच्योरिटी कितनी होती है? 90 दिन। आपने देखा होगा 3 से 4 महीने से ऊपर का बिल बनता नहीं थे। एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक्स इवन बिफोर मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी से पहले भी आप इसे बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी इजीली ट्रांसफर। कह रहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो आप इजीली बेच सकते हैं। ट्रेड बिल इज नथिंग बट अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये कुछ नहीं है, ये एक प्रूफ है कि हमने आपसे लोन लिया। दैट्स इट। समझ आ गई बात? अगला जो पॉइंट है दैट इज मनी मार्केट। सिर्फ इंट्रोडक्शन सुन लेना, उसके फीचर्स नहीं करा रहा। कैपिटल मार्केट, सॉरी मनी मार्केट हमने पढ़ा। कौन सी मार्केट होती है? जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को रेज करती है। अब ये कैपिटल मार्केट है, इसमें जो पैसा होगा वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। देखो क्या लिखता है, इट कैन बी अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फंड्स। जो लॉन्ग टर्म का पैसा देते हैं ये सब इसमें आते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें कवर नहीं होंगे। मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें सब लोग होते हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर हो गई बात? द कैपिटल मार्केट शुड बी एफिशिएंट इन रिस्पेक्ट फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इट डिलीवर्स। कह रहे जो कैपिटल मार्केट है उसे एफिशिएंट होना पड़ेगा। किस चीज के लिए? कि जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रही है या जो भी वो कॉस्ट इनकर कर रही है वो कम से कम हो, जिससे कि कोई आपके पास पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाए। देखो आपका बिजनेस है, आप अगर शेयर इश्यू करना चाहते हैं और वो शेयर अगर महंगे बेच रहे हैं, क्या कोई खरीदेगा? तो वो यही कह रहे हैं कि आप ये सोच ले कि पहली बात तो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, दूसरा आप उसको सही कॉस्ट पे इश्यू करें, तभी वो मार्केट में बिकेगा। आइडियल कैपिटल मार्केट इज द वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। कह रहे अच्छी कैपिटल मार्केट वही होती है जहां पे फंड्स आपको सही रेट पे मिल जाए। अगर कोई कंपनी कह रही है कि मैं शेयर महंगा बेचूंगी और वो बिकेगा ही नहीं, तो वो क्या कर लेंगे? तो कह रहे अच्छी मार्केट वही मार्केट जहां पे सारी चीजें एक रीजनेबल रेट पे बिकती हैं। फिलहाल आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं। कैपिटल मार्केट के फीचर्स हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय।